क्लासेस। जय हिंद बच्चों। पिछले एपिसोड दैट मीन्स एपिसोड नंबर 36 में हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूजेज ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर है उसके कारण हम फील्ड इंटेंसिटी को कैसे वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, उसके डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, और जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक फॉर्मूला डेवलप होता है उस फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो हमने 5 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताया हुआ है। आप एपिसोड नंबर 36 में जाकर देख सकते हैं। हमने बताया हुआ है अगर कोई सिंगल चार्ज है रखा हुआ है, उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जो सोर्स चार्ज हमारा Q अगर है, उससे r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट पॉइंट कहा जाए P है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आया था E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला? E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वेक्टर के मॉड का Q इंटू R वेक्टर। और इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स को क्लियर किया था कि सिंगल चार्ज अगर होगा तो उसके कारण फील्ड कैसे निकालेंगे, और 2 चार्जेज होंगे तो फील्ड कैसे निकालेंगे, मल्टीपल चार्जेज होंगे तो उसके कारण किसी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालेंगे। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर सिंपल तरीके से कोई चार्ज दे दिया तो हम कैसे फील्ड निकालते हैं, और किसी ओरिजिन के सापेक्ष दे दिया तो कैसे निकालते हैं। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और इसका हमारा पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 वेक्टर दिया हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे कोई टेस्ट पॉइंट है। क्या है ये? टेस्ट पॉइंट। टेस्ट चार्ज हम नहीं बोल रहे, टेस्ट पॉइंट। और टेस्ट पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज वहीं रखा जाएगा। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ दे दिया, मान लो वेक्टर फॉर्म में दे दिया r2 वेक्टर, और ये पूछ दिया कि भैया ये बताइए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो चार्ज यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है सोर्स चार्ज, और निगेटिव भी हो सकता है। तो हमने क्या किया था कि इसको मिला दिया था, और हम जहां पर इंटेंसिटी निकालते हैं वहां पर हम क्या लिखते हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज लग करके देख लेते हैं कि भाई आउटवर्ड होगा फील्ड की इनवर्ड होगा फील्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो आउटवर्ड फील्ड होता है E। ऐसा हमने देखा था। और कैसे हम निकालते हैं, चूंकि हमको दूरी का जरूरी पड़ेगा इस दोनों के बीच का, जो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको ये दिया हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ओरिजिन से इसका और ओरिजिन से इसका। तो आपको किसका कहां से दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या फिर फील्ड हो, आपको उस दोनों चार्ज के बीच की दूरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों क्वेश्चन में नहीं दिया, इस वजह से हमने ये भी आपको दिखाया कि हम कैसे निकालते हैं। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप देख लेते हैं आपका एमकरिंग यूं ही बन जाएगा। एससी वर्मा का अप्रोक्स सवाल बन जाएगा, नीट में आईआईटी का तो सवाल ऐसे ही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको वेग के रूप में आप लेते हैं, तो हायर ऑर्डर का जब आपका बनेगा तो जूनियर लेवल का खुद ब खुद बन जाएगा। एनीवे, तो इसको हमने देखा था। ये सिंगल चार्ज की बात हम कर रहे थे। 2 चार्जेज के लिए, 3 चार्जेज के लिए, 4 चार्जेज के लिए भी हम कर सकते हैं। तो हमने 3 चार्जेज के लिए भी आपको करवाया हुआ है। आप उसको अगर देख गए तो 3 के लिए दे कि 30 के लिए दे कि 30,000 के लिए दे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स तीसरा पड़ाव आपका है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है, तो इसको गौर से आप देखिए, लिखते जाइए। समय टाइम पास नहीं कीजिए। आप समय को टाइम पास करेंगे तो समय आपका टाइम पास करेगा, उसका भी एक वक्त आएगा। एनीवे, हम लोग बात करते हैं आज कुछ की पॉइंट्स का हम बात करेंगे, जिसको आप नोट भी करते हैं। की पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, चाहे वो किसी ऑब्जेक्टिव बुक का हो, चाहे एमकरिंग साहब का हो, एससी वर्मा साहब का हो, या किसी एग्जाम का हो, चाहे वो नीट का हो, आईआईटी का हो, या किसी स्टेट बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो,
उसमें काम आएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट देखते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, अब ई वेक्टर हम इसको बोल रहे हैं। और इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो क्या होता है? वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। ये हमने देखा था। इसके अलावा अगर हमने देखा था डायमेंशन के लिए, तो डायमेंशन हमने देखा था ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, तो ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो इसका एसआई यूनिट भी होता है। तो एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा था। एसआई यूनिट क्या देखा था? तो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम और जूल पर कूलम मीटर, ये तीनों हमने देखा था। हालांकि मोस्टली ये दोनों यूज होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन भी हम लोगों ने किया था। डायमेंशन आप लोगों को लिखने के लिए हम बताए थे। डायमेंशन आपका क्या था? ML_T-3A-1। और कैसे निकाला जाता है हमने आपको बताया हुआ एपिसोड नंबर 34 में, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, डायमेंशन हो गया। दूसरा, अगर इसका हम बात करते हैं सिंबल का, तो सिंबल आपका ई वेक्टर भी इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आया था E=F/Q, ये आया था। ऑल्सो करके अगर हम लिखना चाहें, इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे तो F क्या होता था? Q/E, ठीक है। और इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिख देंगे? F वेक्टर Q/E वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट के लिए बात करें तो इसका जो वेलोसिटी था वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। तो खैर वो सब आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं, इससे भी क्रिटिकल पॉइंट कि अगर कोई पॉइंट चार्ज दे दे और उससे r डिस्टेंस पर आपको पूछे कि इंटेंसिटी क्या हो, तो फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज E होता है 1/4πε0Q/r²। मतलब ये कोई चार्ज है हमारा, ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है, और यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको इंटेंसिटी चाहिए, तो हमारा मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो क्या हो जाता है? ई पर हम वेक्टर लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 1/4πε0Q/r वेक्टर के मॉड का Q × r वेक्टर, ऐसा हमने बताया हुआ है। अब कहता है ये एप्सिलॉन नोट इस बात का गारंटी देता है कि आपका जो सिस्टम है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो आपका एयर में हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा एयर में ही हो सकता है कि आपका चार्ज पार्टिकल, दैट मीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये सब आपका किसी मीडियम में है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं चौथा, फॉर एनी मीडियम। एनी मीडियम आपका अगर होगा E=1/4πε0 r, यहाँ पे हो जाएगा, जिसको आप के भी बोलते हैं। और अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन r अलग अलग होता है, जो हम बात कर चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। इंटू हो जाएगा Q/r²। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाला कौन कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑल्सो करके अगर आप यहाँ देखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सोर्स चार्ज के। सोर्स चार्ज में दैट मीन्स जो इसके कारण हम निकालेंगे इंटेंसिटी,
तो सोर्स चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/r², मतलब दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/εr और 1/k। मतलब अगर आप एक ऐसे माध्यम में ले जाते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के बनिस्पत ज्यादा है, या किसी अदर माध्यम जो पहले था उससे अधिक वाले में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक चीज यहाँ पर क्लियर हो रहा है, याद कीजिए हमने आपको परमिटिविटी का, दैट मीन्स विद्युतशीलता का जो डेफिनेशन बताया था कूलम्ब्स लॉ में, अब जाकर के देखिए वहां पे क्या हमने बताया हुआ है। आपको हमने उसमें बताया हुआ है कि उसमें जो है यह किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को वह परिवर्तित कर देता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात नहीं की थी, मैग्नीट्यूड की बात की थी। परिमाण को वह क्या कर देता है, परिवर्तित। दैट मीन्स विद्युतशीलता का औकात नहीं है वह डायरेक्शन को बदल दे, वह मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, डायरेक्शन को नहीं बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि हर एक मीडियम में जो दिया हुआ है मतलब चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, तो वो उसके अंदर में जाता है, तो अंदर किसी माध्यम में जाता है तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन बदलने का औकात मीडियम में नहीं। इसको आप इस तरह से देखिए कि थोड़ा सा दार्शनिक विचार से अगर हम देखते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, एक बंदा, दो बंदा, 10 बंदा, अकेले बंदा तो सामाजिक हो ही नहीं सकता है। अरस्तु साहब ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में जब हम रहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमको हमारा क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे लक्ष्य को भटकाते हैं, तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए तो ईश्वर ने डाला ही है, गॉड ने डाला ही है। इसका मतलब यह है वो आपको प्रभावित करेंगे, एलर्जी होगा। इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, आपके डायरेक्शन को नहीं बदल सकता है। अगर आपका ताकत यानी जुनून ज्यादा है तो वो कुछ देर के लिए रोक सकता है, लेकिन आपके लक्ष्य को वो तोड़ नहीं सकता है, भटका नहीं सकता है। तो इसलिए आप अपने अंदर किसी भी चीज को पाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं कि हमको ये ड्रीम पूरा करना है, हमको ये काम कर लेना है, हमको ये जॉब ले लेना है, हमको वो जॉब ले लेना है, हमको इंसान के लिए ये कर देना। तो जो भी दिमाग में है उसके लिए एक बेहतर जुनून की आवश्यकता होती है, और अगर उसमें इंट्रैप आएगा, नहीं आया इसका मतलब है कि वो लक्ष्य है ही नहीं, बेहतर लक्ष्य है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ग्लोबलाइज होना है, आपको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम चाहिए, तो आपको क्राइसिस से गुजरना होगा, क्रश से गुजरना होगा, तभी हो पाए। और ये मनुष्य का एक क्या कहा जाए, प्रकृति प्रदत्त ही इसको कहा जाए। हर चीज को इस तरह से बनाया गया है कि आप ज़्यादा स्मूथली नहीं जा सकते, हर जगह रेसिस्टेंस डाला हुआ है। तो हमारे कार्य में भी रेसिस्टेंस मिलता है, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या जैसे भी हो, आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो आप अपने लक्ष्य को मतलब जैसे भी कीजिए, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आपको रेसिस्टेंस आएगा। आप ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं, आप दिमाग में आ गया, अरे यार थोड़ा सा ये कर ले, अरे थोड़ा सा वो कर ले, पापा बोल दिए मोबाइल लाओ, उधर से वो बोल दिया मोबाइल लाओ, तो इस तरह से आपके साथ समस्या आएगी। तो वहां पर आप अपने लक्ष्य को जो है एकदम टारगेट को फिक्स कीजिए कि हमको देखना है, हमको ये काम कर लेना है, हमको ये लिख लेना है, तब जाके ये होगा। नहीं तो डिस्टर्बेंस के लिए तो पैदा ही किया गया है आसपास में समाज, रेसिस्टेंस है। एनीवे हम लोग आगे आते हैं। अगले पॉइंट की बात करें अगर, तो हमने क्या देखा, हम थोड़ा सा दार्शनिक विचार में चले गए। यहीं से होता है, ऑब्वियस है कि हम हर एंगल से सिर्फ टू दी पॉइंट, हम सिर्फ सिलेबस फोकस कर रहे हैं, तो दिमाग में थोड़ा सा क्या होता है ना, कचरा भर जाता है। हम लोग लाइफ में इस शरीर को रेस्ट भी देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, 24 घंटे आप काम नहीं कर सकते हैं, दिमाग काम नहीं कर सकता है। हम लोग एक मशीन है, हम लोगों का मशीन जो है रेस्ट भी इसको चाहिए। हम लोग अगर सिंपल मशीन कोई बनाते हैं, चाहे वो एरोप्लेन का हो, जनरेटर का हो, या इवन फैन हो, मशीन क्या है, मशीन जो हमको काम को इजी करता है,
कि हम जो शरीर है हमारे काम को इजी करता है, हर एक तंत्र हमारा मशीन का एक पार्ट्स है। तो इसका मतलब ये है कि हमको भी रेस्ट चाहिए, और इसी के लिए दिन और रात का चयन हुआ है कि आप अपने सेल्स को बनाइए, रीजनरेट कीजिए और री एनर्जेटिक कीजिए। तो इस वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे काम करके महीना 2 महीना 1 साल रह जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, आपका लाइफ डैमेज हो जाएगा, आपका लाइफ चौपट होगा। तो इसलिए हम लोग रेस्ट के तौर पे आते हैं, नींद के रूप में आते हैं, एंटरटेनमेंट के रूप में आते हैं, नो डाउट। लेकिन 1 घंटे 2 घंटे में कोई खास बिगड़ नहीं जाता है। तो आप स्टेबिलिटी डालिए अपने अंदर कि हम 4-5 घंटा कैसे पढ़ लें, कंटिन्यू पढ़ लें। तो अगर ये आ गया तो फिर आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि आते हैं लेटेस्ट कम टू द पॉइंट, समाज से उतर कर यहाँ फिजिक्स में आते हैं। फॉर एनी मीडियम के लिए अगर बात करते हैं तो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो उसी पॉइंट पर, उसी डिस्टेंस पर आपका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर आपका दूरी बढ़ गया, सोर्स चार्ज यहाँ था, पहले यहाँ निकाले थे, अब कहीं यही सोर्स चार्ज है, अब वहां पर निकालो तो दूरी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा। तो ये शो कर रहा है कि आपका सोर्स चार्ज से दूरी बढ़ने पर इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो किस हिसाब से घटेगा, तो r² के हिसाब से घटेगा। ठीक है, अब आते हैं एप्सिलॉन r का भी जिक्र करते हैं। तो कहता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो इंटेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब ये, इसको ऐसे हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा r दूरी है, ये p पॉइंट है, और अभी फिलहाल क्या भरा हुआ है, एयर। तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि भाई E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन अब इसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, अब लेके ऐसे चार्ज को भी हम चेंज नहीं किए हैं, दूरी को भी चेंज नहीं किए हैं, P वही पॉइंट है। अब हम क्या कर दिए, हम वाटर में इसको डुबा दिए। तो वाटर में डुबा देंगे तो आपका फिर इंटेंसिटी उस पॉइंट पर क्या होगा, बदलेगा। तो नया इंटेंसिटी मान लेते हैं E'। तो E' के लिए हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q/r²। क्योंकि हम यहाँ पर Q को नहीं बदले, R को नहीं बदले, सिर्फ एप्सिलॉन r को बदले। एप्सिलॉन r हम यहाँ पर लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आपका अगर मीडियम चेंज होता है तो इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब तीनों बोल दिया चेंज हो गया, दूरी भी चेंज हो गया, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड भी और मीडियम भी, तो तीनों हो गया। तो तीनों का मान रखेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करने बोलेगा तो तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे। तो एनसीईआरटी वगैरह में सवाल इस तरह का रहता है, तो आप लोग उसको पहले प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से आप लिखिए, क्योंकि आपका 1 मिनट 2 मिनट अगर आप लिखने में लगाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, की पॉइंट्स को आप अगर देख लेते हैं तो छोटा मोटा एग्जाम आपका ऐसे ही निकल जाएगा। जो भी ITI है, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ये सब सिर्फ की पॉइंट्स जितना हम दिखाएंगे, नोट्स जितना दिखाएं, आप उसको अगर काम कर लेते हैं, उस पर मेहनत कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो उससे भी आपका काम निकल जाएगा। और हाई ऑर्डर के रैंक में आपका फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तब। झंडू टाइप का अगर कॉन्सेप्ट हुआ है तब तो फिर झंडू कॉलेज मिल जाएगा। एनीवे, हम लोग बात करते हैं 4 पॉइंट्स हुआ था, 5th देखते हैं। अब कहता है कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, उसमें अगर किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। हिंदी मीडियम वाले घबराने की बात नहीं है, अगर इतना इंग्लिश चलता है तो आप चलाइए, उससे होता क्या है कि थोड़ा सा आपके अंदर भी आएगा। इतना पॉइंट्स आप हिंदी में जैसे बोलते हैं तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण पर विद्युत बल, किसमें, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी भी फील्ड में, और फील्ड मान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। हम वेरिएबल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, फील्ड हमारा वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये आपका फील्ड है और ये कांस्टेंट फील्ड है। कांस्टेंट फील्ड का मतलब ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होता है, सेम। यहां थोड़ा सा मीनिंग समझ लेना है, हम क्या बोले, कांस्टेंट फील्ड। कांस्टेंट फील्ड, कांस्टेंट फील्ड का मतलब होता है चूंकि ये फील्ड है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और किसी भी वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और यदि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर सेम है, इसका मतलब है वह कांस्टेंट है। तो हम इस तरह से दिखाते हैं, और कांस्टेंट फील्ड को अक्सर इसी से दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये हमारा ई है। ई वेक्टर का मतलब हो गया यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। ये कहाँ से आ रहा है, तो जहां से भी आ रहा होगा वो सोर्स चार्ज होगा। तो सोर्स चार्ज के कारण फील्ड आ गया। अब कहता है इस फील्ड में, अब सोर्स वगैरह को भूल जाना, अब दूसरा कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब ये लाते हैं कि कोई फील्ड आ गया, तो फील्ड कहीं से आएगा, तो इसका मतलब सोर्स चार्ज से। अब फील्ड आ गया तो उसमें किसी चार्ज को लाएंगे, तो चार्ज जो आएगा वो टेस्ट चार्ज का काम होगा। तो अब हम सोर्स चार्ज को भी भूल रहे हैं और टेस्ट चार्ज को भी भूल रहे हैं, समझने की काइंड ऑफ व्यू से वो चला गया। अब कहता है कि सीधा याद रखना कि कोई फील्ड आ गया और कोई चार्ज उसमें आ गया। तो कोई फील्ड आ गया तो वो सोर्स चार्ज से आया होगा, और कोई चार्ज आया इसका मतलब वो टेस्ट चार्ज के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि इस फील्ड में हम किसी चार्ज को रखेंगे, तो चार्ज आपका क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। आप मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे, और इसका चार्ज मान लेते हैं Q, इसका भी चार्ज मान लेते हैं Q, तो ऐसा पाया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो पाया गया है कि पॉजिटिव पर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका नाम हम क्या दे दिए, F। ये F इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, E, और टेस्ट चार्ज क्या आया, Q। तो क्या बोले थे हम, फोर्स कितना होगा, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हो जाएगा ये Q इंटू E के बराबर। क्लियर। और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में, तो यानी कि ये हो गया हमारा फोर्स। और F बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा, Q इंटू E, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगा, और सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, Q। तो अब यहाँ पर जो चार्ज हम लाए Q, जो चार्ज हम लाए माइनस Q, तो फोर्स दोनों पर मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, सेम। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। लेकिन हम यह नहीं कर सकते हैं कि दोनों पर बल का मान क्या है, बराबर। बल का मान बराबर ये नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। की पॉइंट्स इसलिए हम इसका नाम रखें, एक छोटे छोटे पॉइंट से आपका नंबर कट जाएगा और रैंक कई गुना भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट में दो चार्जेज अपोजिट पोलैरिटी का, दैट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, और दोनों को हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या दोनों पर लगने वाले विद्युत बल का मान बराबर होंगे, तो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगा। इसलिए कि इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड भले ही दोनों पर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि किसी फील्ड E में कोई चार्ज को, सेम चार्ज के दो पार्टिकल को रखा जाए, जो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उसका मान बराबर नहीं होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, और इस पर लगेगा, नेगेटिव पर लगेगा फील्ड के अपोजिट। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E, ये हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए अगर बात करते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन प्लस Q चार्ज
force along the field, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज है, तो फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का हम बात कर रहे हैं, फोर्स अपोजिट ऑफ द फील्ड, ठीक है। ये ध्यान में रखना है और ये की पॉइंट से आपको बहुत मदद करेगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब कहता है कि अगर कोई कैपेसिटर है, छठा हम बात करते हैं, कोई कैपेसिटर है उसमें फील्ड कैसा होता है, फील्ड किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कैपेसिटर। हालांकि कैपेसिटर अभी पढ़ाए नहीं है, वो तो लास्ट टॉपिक है। कैपेसिटर थोड़ा सा नाम सुन लीजिएगा तो आगे पढ़ने में भी मजा आएगा। कैपेसिटर के लिए क्या होता है कि दो प्लेट की आवश्यकता होती है, किसी भी आकार का हो, चाहे वो स्ट्रेट प्लेट हो या जैसे भी हो, वो हम बाद में बात करेंगे। ये दो प्लेट है और दो प्लेट जो है माना धातु का बना हुआ, वो एक कैपेसिटर का काम करता है। एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज होता है। अब कहता है इसके बीच में फील्ड होता है, इसके बाहर तो फील्ड नहीं होता है लेकिन इसके अंदर में फील्ड होता है। इसका मतलब है कि इसका फील्ड जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की हो, इसका मतलब हम फील्ड ये दिखा दें। तो यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि किसी कैपेसिटर में फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट से किधर होगा, निगेटिव प्लेट, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। फील्ड मान लेते हैं कि ये क्या है, ई है। और कैपेसिटर का काम है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, जो कि यहाँ पर हम दिखाए हुए हैं। और कोई भी प्लेट अगर होता है तो उसके कारण जो फील्ड पैदा होता है वो कांस्टेंट फील्ड पैदा होता है। तो आगे हम और भी क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, वो हम देखेंगे। और भी क्लियर होगा फील्ड लाइंस में और उससे भी क्लियर होगा फ्लक्स में। तो ये तीनों जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। अब ये दिमाग में नहीं लेना है कि सर इतना अगर है ये हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, दिमाग में नहीं लेना है, वो सब कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको लिख लेना है। इतना आप हिंदी समझ जाते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट भी मिलता है, कोई भी बुक का आप बना सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम चल जाएगा। हम देखते हैं 7वां पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सोच लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता जा रहा है। आप किसी भी बुक का इसे आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो या इंग्लिश मीडियम की बुक हो, एम करीम साहब का हो, एस सी वर्मा साहब का हो, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर में हम देखते हैं, कहता है कि जब कोई फील्ड, हम कांस्टेंट की ही बात कर रहे हैं, अभी वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा लेवल अभी मान नहीं गया है कि हम वेरिएबल की बात करें। जब आएगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। जब बात करते हैं हम लोग, एक फील्ड दे दिया आपको, कैपेसिटर ही मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द charged particle in an electric field, in an electric field मतलब क्या, सोच समझते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं या डालते हैं तो उसका पाथ क्या होता है, रास्ता कैसा होता है, तो हम उसी पे जिक्र कर रहे हैं। तो आप यहां पर एक कैपेसिटर ले लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपको हम क्या बोले थे, इसमें फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट से किधर होगा, नेगेटिव प्लेट। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का भी क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा प्रोटॉन, यहाँ लेते हैं न्यूट्रॉन और यहाँ लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा लेने का मेरा वजह बना। और इसको हम गन से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो गन से प्रोजेक्ट करते हैं मतलब क्या, गन का मतलब क्या होता है, गन क्या है, व्हाट इज गन। तो गन आज के डेट में क्या होता है कि दूसरे को धमकाने के लिए,
जबकि ये एक हमारा साइंस का देन है, एक मशीन बनाया गया कि आप एक पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, एक कम फोर्स से, कम एनर्जी से कई गुना ऐसे स्पीड से आप दाग सकते हैं ताकि दुश्मन की छाती को वो, मस्तिष्क को वो भेद सके। लेकिन हम लोग अपने दोस्तों पर भी उसको रौब जमाने के लिए, परिवार के ऊपर, अपने ही देश के लोगों के ऊपर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस ने ये सोचकर नहीं बनाया गन को कि आप किसी को धमकाएं या करें, आत्मरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए उसको बनाया गया। खैर और बात है, हम बात करते हैं कि गन का मतलब हो गया कि हम लोग जो यूज करते हैं वो एक मास को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक गन होता है जिसके कारण चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब को हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। तो नॉर्मल जो गन हम लोग यूज करते हैं वो हमारा मास को एक्सेलरेट करवाता है, और एक गन होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर होता है। कुछ ऐसे गन हैं जिसके कारण चार्ज पार्टिकल को हम त्वरित करते हैं, मतलब छोड़ते हैं कहा। तो हम इस तीनों को क्या किए, छोड़। ठीक है, अब छोड़ दिए तो ये किधर जाएगा, किधर जाएगा आपके दिमाग में आएगा। तो याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल, और न्यूट्रॉन होता है बेचारा उदासीन। तो जो उदासीन है वो तो बेचारा सीधा चला जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कुछ परेशानी होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें, अब जैसे हम बोले सपोज दैट एक कण लाए, जैसे यही कण है, वस्तु है, एक कण लाए जिस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Q बराबर क्या है, 0, मास वगैरह 10 kg है, मास है, लेकिन इस पे चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। तो बेचारा Q ही 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा, 0। इसका मतलब अगर चार्ज नहीं है उसको फील्ड में आप ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स वह एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चालू रहेगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमको चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फोर्स वह जनरेट करेगा उससे। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब है कि ये बंदा जो है सीधा निकल जाएगा, इस पे कोई तरह का कोई आक्षेप नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ पर वह चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर है प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास है कि ये तो जैसे ही एंट्री करेगा तैसे ही इस पर फोर्स लगना शुरू होगा, क्योंकि इस पर चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, ये भी जैसे ही इंटर करेगा इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो याद कीजिए हम क्या बोले थे, जस्ट पीछे ही बताए हुए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, प्लस चार्ज को रखेंगे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। इसका मतलब है जैसे ही ये बंदा यहाँ पहुंचेगा तैसे ही इस पर एक फोर्स किधर लगेगा, इधर। मतलब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर किया, पटाख से एक लपड़ उसको लगा, वो बेचारा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका थप्पड़ जो है उसको नीचे की ओर लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। एक समय आया बेचारा नेगेटिव प्लेट से जाके क्या हो गया, टकरा गया। तो ये हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्टिकल है, जैसे ही ये यहाँ आया कि इस पर हम क्या बोले कि इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विपरीत। तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ लगा कहाँ, ऊपर। तो अब जैसे ही ऊपर लगा तो ये ऊपर जाते जाएगा, जैसे जैसे अंदर जा रहा है थप्पड़ लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। तो बेचारा का रास्ता जो है ऐसे होते जा रहा है, और एक समय आएगा कि वह पॉजिटिव प्लेट से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा, वो अलग मैटर करता है। तो यहां हमने क्या देखा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम फील्ड इंटेंसिटी के लंबवत, अब यहाँ एक पॉइंट है, फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल। दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कुछ एंगल पर भी है। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट करते हैं तैसे ही ये पैराबोलिक पाथ पर गति करता है, यदि पार्टिकल चार्ज है तो, और पार्टिकल चार्ज नहीं है तो सीधा स्ट्रेट पाथ पर चलता चला जाएगा, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो पाथ है ये स्ट्रेट है। क्या है ये, स्ट्रेट। क्यों है, क्योंकि इसके पास चार्ज क्या है, 0। और इसका पाथ जो है ये हमारा है पैराबोलिक। पैराबोलिक
परवलयाकार, इसको क्या बोलते हैं? परवलयाकार, पैराबोलिक पाथ, इसको बोलते हैं परवलयाकार पथ। ठीक है, अब ये इसका भी परवलयाकार हो गया, स्ट्रेट पाथ हो गया। तो यहां से हम कॉन्सेप्ट क्या सीखे? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, अब वो एंगल कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, ना तो नीचे ना तो ऊपर। कुछ एंगल पर अगर प्रोजेक्ट किया गया तो इसका मतलब है कि वो पैराबोलिक पाथ पर गति करेगा और साथ ही साथ निगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से जाके टकरा सकता है और पॉजिटिव पार्टिकल निगेटिव प्लेट से जाके टकरा सकता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं कि पॉजिटिव को निगेटिव प्लेट क्या कर लिया? खींच लिया, और निगेटिव को पॉजिटिव प्लेट क्या कर लिया? खींच लिया। तो अभी आप क्या देखे कि जब कोई फील्ड में ये गया तो प्रोजेक्ट किए तो वह पैराबोलिक पाथ पर क्या किया? गति किया। अब यहां पर एक पॉइंट हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं? इसको तो हम प्रोजेक्ट किए थे, कुछ वेलोसिटी दिए थे, लेकिन अब हम क्या किए? इसको जाकर के छोड़ दिए। अब केस 1, ये केस 1 था, थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है। अब केस 2 देख रहे हैं, क्या है? ये फील्ड, अच्छा जैसे इसमें है उसी तरह दिखाते हैं। अभी हम सिर्फ फील्ड दिखा रहे हैं, कैपेसिटर है ही। इसमें आप क्या किए? इसको पॉजिटिव चार्ज को आप ला करके यहाँ पर छोड़ दिए या निगेटिव चार्ज को यहाँ ला करके छोड़ दिए। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं छोड़ना, लीव, छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे छोड़ दिए, एक तरह से इसको ड्रॉप भी करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अब जैसे ही छोड़ दिए तो छोड़ना का मतलब यहाँ कुछ और होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में हम बताते हैं छोड़ना का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप इसको छोड़िएगा, हमने गति तो दिया नहीं, जैसे ही आप छोड़िएगा कि पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव पर फोर्स लगेगा, थोड़ा सा हम निगेटिव को उधर दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमने ला करके छोड़ दिया, उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव वाला बंदा फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर गति करेगा और निगेटिव पार्टिकल भी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर गति करेगा। इसका मतलब है इसका जो पथ होगा स्ट्रेट और इसका भी पथ होगा स्ट्रेट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब है किसी चार्ज पार्टिकल को आप फील्ड में सिर्फ छोड़ दीजिएगा तो उसका पथ कैसा होगा? स्ट्रेट, उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी। अब फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये मार्मिक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ आपका क्लियर हो रहा है, फिजिक्स का तो ही रहा। हमने आपको वेलोसिटी दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर, जब एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो चार्ज पार्टिकल जो है इस पाथ पर गति किया, पैराबोलिक पाथ पे, और यदि न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है पार्टिकल पर, तो वह अपना स्ट्रेट पाथ पर क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, जब हम किसी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को लाके हम छोड़ देते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो छोड़ना, तो जब हम छोड़ रहे हैं तो वह स्ट्रेट पाथ पर गति करेगा, चाहे जिधर जाना है, पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, उससे बस नहीं है। जैसे ही आप छोड़िएगा वह स्ट्रेट पाथ पर क्या करेगा? गति करेगा। तो यहाँ पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला? जब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कुछ एंगल हो, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं हो, तो वह पैराबोलिक पाथ पर गति करेगा। वहां हम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे हम इफ थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। ठीक है, ये थीटा है, क्यू नहीं है, चार्ज नहीं है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब दूसरा हम देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री और क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब चार्ज है या तो फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, वो स्ट्रेट पाथ पर गति करेगा। तब वो क्या करेगा? पाथ उसका कैसा होगा? स्ट्रेट।
ठीक है, सरल रेखा पर गति करेगा। अब कहता है कि अगर हम सिर्फ ड्रॉप कर दें, सिर्फ ड्रॉप कर दें, ड्रॉपिंग केस, तो क्या होगा, पाथ स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब पाथ स्ट्रेट हो जाएगा तो आप ध्यान दे सकते हैं अब देखिए कि क्या हो रहा है। ड्रॉपिंग केस में चार्ज कुछ भी होगा, निगेटिव होगी पॉजिटिव हो, उससे बहस नहीं है। Q इज इक्वल टू पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो जाएगा, उससे बहस नहीं है। हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, पॉजिटिव होगा तो स्टेट, निगेटिव होगा तो स्टेट। फर्क ये होगा कि पॉजिटिव अगर है तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा स्ट्रेट पाथ पे, और नेगेटिव होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आप गौर से समझिए। क्या हम देखें, Q होना चाहिए, क्योंकि Q नहीं होगा तो फिर तो वह स्ट्रेट पाथ पर ही गति करेगा। इसलिए हम Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी दिए हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी दिए हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी दिए हैं। ये तीनों केस जो भी हम बोले हैं वह Q नॉट इक्वल टू 0 के लिए, Q इक्वल टू 0 के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। Q इक्वल टू 0 होगा तब तो सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा ही। इसका मतलब ये है कि आप थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब या तो फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं किया गया हो या तो फील्ड के अपोजिट नहीं किया गया हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वह हमारा पैराबोलिक पाथ पर गति करेगा। लेकिन अगर 0 डिग्री पे, दैट मीन्स फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका जो पाथ होगा वह क्या होगा, स्ट्रेट, मतलब या तो इधर प्रोजेक्ट कर दिए या तो इधर प्रोजेक्ट कर दिए। अब गन को लाए ऐसे कर दिए, गन को लाए ऐसे कर दिए, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस स्थिति में वह स्ट्रेट पाथ पर क्या करेगा, गति करेगा। अब क्या हो रहा है ड्रॉपिंग केस में, कि आप कोई भी चार्ज लाए कहीं भी छोड़ दिए, वहां छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए, ये सेकंड केस देख रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपका पाथ कैसा हो रहा है, स्ट्रेट। लेकिन अगर चार्ज आपका 0 हो जाए, वो भी दे ही देते हैं, अगर Q इक्वल टू 0 हो जाए, इफ Q इक्वल टू 0 हो जाए, देन तब फील्ड हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाथ हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट, यानी सरल रेखीय पथ पर यह क्या करेगा, गति करेगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक, मार्मिक टॉपिक आपका खत्म हुआ। यहाँ से हम एक चीज सीख रहे हैं केमिस्ट्री का पॉइंट्स देखने से पहले एक यहाँ पर देखिए, छोड़ना का मतलब क्या होता है। आप देखे होंगे छोड़ना का मतलब, एक रामायण में यदि आपको जानकारी हो तो आप देख सकते हैं, उसमें एक रामेश्वरम में एक पुल बनाया गया है, उसमें नल नील नाम का एक बंदर रहता है। उसमें क्या होता है कि वह पत्थर को डालता है, पत्थर को डालता है तो तैरने लगता है। तो क्या करता है कि वह सब बंदा जो है डाल डाल के जय श्री राम करके डालता है और तैरने लगता है, पुल बन जाता है और लड़ाई झगड़ा करके अपना जो होता है वो आता है। लेकिन नल नील जो है वह एक एक्सपेरिमेंट करता है। क्या एक्सपेरिमेंट करता है कि एक पत्थर को लिया, बिना जय श्री राम बोले जो है वह क्या करता है, मना ऐसे डाल देता है, डुबुक से नीचे चला जाता है, और फिर एक पत्थर लेता है, जय श्री राम करता है और जैसे डालता है तो तैरने लगता है। तो वो जो है पीछे से श्री राम जी देख रहे थे तो बोला क्या कर रहा है, तो बोला प्रभु कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ नॉलेज ले रहे हैं। क्या, तो ये हमने देखा कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए तो वो तैर जाता है, उसका जीवन तर जाता है, और जिस पर से आप हटा लेते हैं अपने कृपा, वो डूब जाता है। तो छोड़ने का मतलब वहाँ ड्रॉप करना, छोड़ देना, उस पर से कृपा हटा देना। तो ये खैर उसका हुआ। डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक बार एक गाय जो है गांव से चढ़ता चढ़ता जंगल की ओर चला गया, और एक शेर जो है उस गाय को देख लिया, और वो तो बेचारा मांसाहारी, गाय के पीछे हो लिया। अब गाय जान बचाने के लिए भाग रही है, आगे आगे गाय, पीछे पीछे शेर। जब जा रही है अचानक एक नाला टाइप का है, आनन फानन में गाय जो है उसमें प्रवेश कर गई तो
दलदल था, कीचड़ था, कीचड़ में फंस गए। शेर और न ताव देखा, वो तो स्पीड में था, वो भी जाके कीचड़ में फंस गया, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे था जहां से ना शेर उसको पकड़ सकता है। दोनों अपने अपने जगह पे फंसा हुआ है। अब शेर कहता है कि अब क्या होगा, सोचो तो, अब तो मरेगा ही। बोला कि हम नहीं मरे। बोला ऐसा क्यों? बोला कि हम शाम तक यहां से निकल जाएंगे, देखते रहो। सच में शाम हुई। जो गाय का अन्नदाता था, विराता था, जो परवरिश करता था, वो खोजते 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 उस कीचड़ के पास पहुंचा। लेट से उसको रस्सी से बांध के इधर उधर करके उसको निकाला। बोला शेर को कौन निकालने जाए? तो जब निकालने लगा तो गाय वहां पे कहता है, देखो हम तुमको बोले थे ना, हम नहीं मरे, और तुम मर गया, तुम मरेगा। और वह गाय बाहर हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, आपको डांट भले ही देते हैं, आपको आपकी चिंता काफ़ी करते हैं, आपके भविष्य के लिए ही, आपकी अच्छाई के लिए ही वो डांटते हैं या किसी प्रकार का स्ट्रिक्टनेस लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि आप जब किसी दलदल में फंस जाते हैं तो आपको पेरेंट्स ही आपको बाहर लाते हैं, तो ये उनका हक है डांटना, पीटना या जो भी। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उनके एटीट्यूड से, उनके व्यवहार से। थोड़ी देर के लिए अगर आ भी जाए तो उसको दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मानकर कि ये उनका अधिकार है। अगर वो हमारी परवरिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर छत्र छाया रखे हुए हैं, इसका मतलब है उनका ये अधिकार है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का अहम रोल होता है आपको बनाने में। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि ड्रॉपिंग का एक केस आया था। यदि पेरेंट्स आपको छोड़ दे तो आप भटकते रह जाएंगे। ओबियस है कि एक पेट तो कुत्ता भी अपना पाल लेता है, लेकिन एक बेहतर तरीके से पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और माँ बाप से ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कुछ हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। इसलिए वो किस्मत वाले हैं जिनके पास पेरेंट्स हैं, तो रिगार्ड योर पेरेंट्स। एनीवे, तो ये तो हुआ मामला हमारा डे टू डे लाइफ की बात हम कर रहे थे, छोड़ना का मतलब क्या होता है। हम बात करते हैं एक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ रोचक घटना है, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा सो देखिए। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कैथोड किरण, एनोड किरण। कैथोड किरण क्या है? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन, एनोड किरण क्या है? मतलब प्रोटॉन का गुच्छा है, यानी कि प्रोटॉन का गुच्छा, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का गुच्छा है, और कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन के मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का गुच्छा है। आप लोग पढ़े होंगे। कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन का समावेशन है और उसमें प्रोटॉन का, मतलब प्रोटॉन से मेरा मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का गुच्छा है। तो कहता है कि एक ट्यूब लेता था, एक्सपेरिमेंट जो किया गया होगा, एक ट्यूब लिया जाता है, एक तरफ पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। जब कैथोड किरण को उस विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाता है। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। जब किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वहां पर आपका जो कैथोड किरण है वह पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ गया भाई? तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का पुंज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, और नेगेटिव को जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे, विद्युत क्षेत्र तो दिखता है नहीं, ट्यूब है तो ट्यूब के बाहर कैपेसिटर लगा दिए, विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। तो विद्युत क्षेत्र जैसे ही पैदा हो गया कि वह पॉजिटिव प्लेट की ओर चला गया। अब आपका यहाँ क्लियरेशन हुआ, वहां पे आप सिर्फ रट्टा मारे। अब आप देखिए कि वहां पे फोर्स लग रहा था, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में उसको थप्पड़ लग रहा था, जिस वजह से वो बारी बारी से वह क्या हो गया बेचारा, पॉजिटिव प्लेट की ओर चला गया। कौन? कैथोड किरण, क्योंकि वह क्या है? इलेक्ट्रॉन का पुंज है, नेगेटिव चार्ज का बीम है, गुच्छा है। अब आते हैं एनोड किरण। एनोड किरण एज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया तो उस पर जो विद्युत बल लगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में उसको लपड़ लगना शुरू हुआ, तो बेचारा जाते 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 किधर मुड़ गया? नेगेटिव की ओर। वही चीज आपको बताया क्या जाता होगा कि जब किसी एनोड किरण को किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाता है, मतलब नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाता है। कारण क्या है देख लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था जिस वजह से वह मुड़ जा रहा था।
लेकिन अगर न्यूट्रल का पार्टिकल को अगर हम गुजारेंगे तो उस पर कोई एक्सपीरियंस फोर्स नहीं होगा, जिस वजह से वह स्ट्रेट पाथ पर गति करता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। अब हम देखेंगे 8, इसको प्रिंट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि प्रिंट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप एनालिसिस कीजिए, इसको मन में थिंकिंग कीजिएगा, तभी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 8वां की पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो इससे भी बेहतर है कि आपका किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में ये सवाल रहता है, एनसीईआरटी बुक में रहता है और आईआईटी वगैरह में तो पूछा हुआ ही है। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल ये चारों अगर हो और उसको किसी फील्ड में हम क्या करें कि उसको प्रोजेक्ट करें फील्ड के 90 डिग्री पर, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, किसका सबसे कम एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड, दैट मीन्स एपिसोड नंबर 38 आपका काफी अच्छा होगा। किस व्यू से? तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इस पर हम लोग देखेंगे, एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।